बुद्ध वचन की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम फिर चर्चा करेंगे समान वेतन। समान वेतन की बात अभी अक्सर सेना के संदर्भ में सुनते हैं कि समान रैंक वालों की समान जो है वेतन होना चाहिए, लेकिन पूरी मानव जाति का वेतन समान क्यों नहीं होना चाहिए? अगर पूरी मानव जाति का वेतन समान नहीं है तो कहीं ना कहीं पर यह एक तरह की गुंडई है असमानता के लिए। सरकारों की ये ड्यूटी है। सरकारें हम चुनते इसलिए हैं, सरकारें बनाई ही इसीलिए जाती हैं कि अन्याय ना हो। परंतु अगर ये सरकारें ही अन्याय करने लगें या अन्याय करने वाले लोग सरकार में पहुंच जाएं, या समाज की सेवा ना करने वाले लोग जिनमें राजकीय सुख की भावना हो, ऐसे लोग जब सत्ता के शीर्ष पर पहुंच जाते हैं तब फिर समाज की दिशा उल्टे चक्र से घूमने लगती है। आज़ादी के बाद जो संघर्ष हमारे महापुरुषों ने किया, जिसमें फूले महाराज जी का योगदान महत्वपूर्ण है, और उसके बाद उसकी बागडोर आगे बाबा साहब ने अपनाई, और बाबा साहब के बाद इस डोर को माननीय काशीराम जी अपनाते हुए नजर आए। परंतु इसके बाद क्या हुआ? माननीय काशीराम जी के जाने के बाद सरकार तो हमारे पास आ गई, लेकिन उस सरकार ने हमारी समाज की प्रगति की जड़ें ऐसी हिलाई कि शासन का चक्र उल्टा घूमने लगा। बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। तो शिक्षा हमारी नींव थी। शिक्षा पर किसी तरह का अतिक्रमण होता तो जो संबंधित सरकारें थी, जो समय के हमारे संबंधित शासन में बैठे, प्रशासन में बैठे और जुडिशरी में बैठे हुए लोग थे, उनकी जिम्मेदारी थी कि वो इस विषय पर विचार करते और सही दृष्टिकोण समाज सरकार के सामने रखते, उसके लिए जनता को जागरूक करते और संघर्ष को आगे बढ़ाते, जैसे माननीय काशीराम ने किया था। माननीय काशीराम ने जब संघर्ष स्टार्ट किया था, तिलक तराजू और तलवार, तो ये कहा गया कि समाज में वैमनस्य फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उससे जो जागरूकता आई तो उसका परिणाम हुआ बहुत से ऐसे गांव हैं जहां पर दलित चारपाई पर नहीं बैठ पाते थे। इस आंदोलन के बाद उनको चारपाई पर बैठने का अधिकार मिला। लेकिन माननीय काशीराम के जाने के बाद मायावती ने क्या किया? मायावती ने जिनसे हमारा संघर्ष था, तिलक, उन्हीं को जो है कानून व्यवस्था पकड़ा दी। उस कानून व्यवस्था का परिणाम यह हुआ कि दलितों की एफआईआर तक दर्ज नहीं हो रही थी, और यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। और ललिता कुमारी का एक महत्वपूर्ण केस है, जो लड़की का किडनैप हुआ और आज तक उस लड़की का पता नहीं। वो शासनकाल मायावती का था, और मायावती के शासनकाल में पुलिस प्रशासन इतना निरंकुश था कि वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया कि हम एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे। वह हाई कोर्ट तक पहुंच गया कि हम एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे। हाई कोर्ट ने फटकार लगाई तो वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। तो मायावती के शासनकाल में पुलिस प्रशासन इतना निरंकुश था कि एफआईआर दर्ज करता ही नहीं था, क्योंकि उसके ऊपर बैठा हुआ सतीश कुमार था, सतीश मिश्रा था। तो सतीश मिश्रा की देखरेख में ये सारा कानून व्यवस्था को फेल किया जा रहा था, और कहा जाता है मायावती का शासनकाल बहुत अच्छा था, उसमें जो है दलितों के साथ बहुत न्याय हुआ, जबकि सच्चाई है कि रिकॉर्ड पर केस लिए ही नहीं गए। अब दूसरे विषय की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं। मायावती के शासनकाल में जब मायावती का पूर्ण बहुमत की सरकार थी, राष्ट्रपति को चुने जाने में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, तब मायावती ने अटल की शर्त मान ली और शिक्षा में निजीकरण को स्वीकार कर लिया।
उन्होंने शिक्षा के निजीकरण में ऐसा कोई प्राविधान नहीं किया उस अधिनियम में जिसमें शिक्षा का निजीकरण हो रहा था कि दलितों की शिक्षा सुनिश्चित की जाए, क्योंकि दलितों के पास पैसा नहीं है। मायावती ने अपने राज्य क्षेत्र में लोगों के एडमिशन फ्री करने की घोषणा जरूर कर दी, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर जो कार्य करना चाहिए था, जो हमारा केंद्र सरकार पर अंकुश था, मायावती ने ऐसा कुछ नहीं किया। और मायावती की सरकार जाने के बाद क्या हुआ, आते ही अखिलेश सरकार ने जो हमारे दलित हॉस्टल थे उसमें भी सवर्णों को भरना शुरू कर दिया। उसके अलावा जो दलितों के स्कॉलरशिप थे उसको बंद कर दिया। जो हमारा जीरो पेमेंट पर बैलेंस हो, हम जीरो पेमेंट पर जो एडमिशन होते थे उनको भी बंद कर दिया। उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए योगी भी वही कर रहे हैं। योगी लगातार 2 सरकारों से वैसा ही कर रहे हैं। और शिक्षा में जो निजीकरण तेजी से हो रहा, पहले ही ट्यूशनबाजी बहुत ज़्यादा थी, सरकारी विद्यालयों में पढ़ाया ही नहीं जाता था, वो तो चरम पर है ही है। इसके अलावा जो बेसिक शिक्षा में जो कुछ हमारे विद्यालय थे उनको भी बंद किया जा रहा है। मायावती की एक आवाज़ निकल कर नहीं आती, मायावती का सड़कों पर कोई आंदोलन निकल कर नहीं आता, मायावती की पार्टी के कार्यकर्ताओं का कोई आंदोलन निकल कर नहीं आता कि शिक्षा का निजीकरण रोका जाए। आज करोड़ों रुपए में हमारा एक डॉक्टर बनता है, आज करोड़ों रुपए में एक हमारा इंजीनियर बनता है, लेकिन मायावती के मुंह में जबान नहीं है। क्यों ना इसके लिए आवाज़ उठाई जाए, क्यों ना मायावती का विरोध किया जाए और ऐसे लोगों को सत्ता में लाने का प्रयास किया जाए जो समाज के लिए काम करें और उनको संकल्पित कर लिया जाए। इससे पहले उनके साथ जो एक एग्रीमेंट किया जाए, जिसमें जो वो वादे करें उसको पूरे करें और उसके लिए शासन में, प्रशासन में, न्यायपालिका में हम उसको प्रश्नगत करें। उसकी भाषा इस तरह से होनी चाहिए। मोदी आए दिन चुनाव के समय नए नए भाषण दे देता है, कहीं पर उसका कोई हस्ताक्षर नहीं होता, कहीं पर उसको कोई न्यायपालिका में चैलेंज नहीं करता। ऐसी दशा में हमने क्या इसी तरह के शासन प्रशासन की लोकतंत्र में अपेक्षा की थी जैसा आजकल हो रहा है? तो इसलिए इस पर विचार करना पड़ेगा हमारे सामाजिक संगठनों को, क्योंकि राजनीतिक संगठनों से आप अपेक्षा ना करें। राजनीतिक संगठनों की महत्वाकांक्षाएं उसी तरह की होती, चाहे इस राजा को बैठा लो चाहे उस राजा को। वो बैठने के बाद इतना निरंकुश हो जाता है कि भूल जाता है कि हम भी इसी वर्ग से आ रहे हैं। मायावती को क्या हुआ, मायावती को चुना गया और मायावती ने सत्ता में बैठते ही जो जनता दरबार बंद कर दिया, क्योंकि पुलिस प्रशासन जम के लूट कर रहा था, सिविल प्रशासन जम के लूट कर रहा था और उसकी आवाज़ कहीं नहीं सुनी जा रही थी। तो सामाजिक संगठनों को मजबूत करना पड़ेगा, सड़कों पर भी आंदोलन करना पड़ेगा और न्यायपालिका के माध्यम से आंदोलन करना पड़ेगा। अभी एक दिन मैं जंतर मंतर गया हूँ, जंतर मंतर में 2014 में भी गया, जंतर मंतर हम 2014 के बाद अभी 18 में भी गया, लेकिन इस तरह से जंतर मंतर के उस स्थल को जेल खाना नहीं बनाया गया था तब तक, जैसा आज जेल खाना बना दिया गया। लोग तो वहाँ जाते ही डरेंगे। अब जो आंदोलन स्थल बना रखा वहाँ कोई जा नहीं सकता। तो ऐसे जो है, जो लोकतांत्रिक अधिकार हमारे विरोध का अधिकार है, उसको तो दबा दिया गया। मैं अक्सर जो टीवी और मीडिया के चैनल से देखता था कि वो